ओके, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम देख रहे थे फ्रेंडशिप और एनमिटी अमोंग प्लैनेट। ओके, कौन किसका दुश्मन है और कौन किसका दोस्त है वो देखने वाले हैं हम। तो सबसे पहले परमानेंट रिलेशनशिप। परमानेंट रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, या नेचुरल रिलेशनशिप भी कहते हैं। मतलब वो नेचुरली बाय डिफॉल्ट पहले से ये उस एक दूसरे के दोस्त है या दुश्मन है। ओके, दो तरह की रिलेशनशिप है। तो परमानेंट है और एक टेम्पररी है। टेम्पररी भी होता है कि ये टेम्पररी एक दूसरे के दोस्त है या दुश्मन है, वो भी होता है। ठीक है, और परमानेंट भी होता है। परमानेंट को नेचुरल भी कहते हैं। जैसे हमारे केस में होता है ना कि जो बहुत अच्छे अभी रिलेशन। स्टार्ट हुआ है ना। हाँ, अभी ही हुआ है। जो बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं उसको हम ऐसा कहते हैं कि ये परमानेंट रिलेशन है हमारा। ओके, लेकिन जो कुछ टाइम पास वाले रिलेशन होते हैं वो टेम्पररी रिलेशन होते हैं। ओके, उस तरह से। तो देखते हैं नेचुरल रिलेशनशिप में क्या है, किस तरह से है। क्योंकि सूर्य है, सूर्य अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य है उस सूर्य है वो मून मार्स और जुपिटर को दोस्त मानता है। वीनस सैटर्न और राहु को दुश्मन मानता है। और मर्क्यूरी और केतु को वो न्यूट्रल मानता है। यहाँ याद रखना कि सन मून मार्स और जुपिटर को दोस्त मानता है तो उसका जरूरी नहीं है कि ये तीनों प्लेनेट भी इसको दोस्त मानते हैं। ओके, ये जरूरी नहीं है। मतलब कोई कोई जगह पे ऐसा होगा कि ये इसको दोस्त मानता है लेकिन ये इसको नहीं मानता है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो ये लाइन क्या बोलती है? ये लाइन ऐसा कहती है कि ये सन है वो ये इसको दोस्त मानते हैं, इसको दुश्मन मानता है और उसको न्यूट्रल मानता है। उसी तरह मून है वो सन और मर्क्यूरी को फ्रेंड मानता है, इसके किसी को भी एनिमी नहीं मानता है मून। ओके, बाकी सारे प्लैनेट है वो मार्स जुपिटर वीनस सैटर्न राहु केतु, ये सारे प्लैनेट है वो न्यूट्रल है मून के लिए। अब देखो, अभी देखो मून है वो मर्क्यूरी को मित्र मानता है, लेकिन मर्क्यूरी देखो, मर्क्यूरी है वो मून को दुश्मन मानता है। तो दोनों तरफ से हो ऐसा यहाँ जरूरी नहीं है। जैसे हमारे रिलेशन हमारे यहाँ होता है उस तरह से नहीं होता है कि हम दोनों तरफ से रिलेशन होता है कि मैं भी उसको दोस्त मानता हूँ तो सामने वाला भी मुझे दोस्त मानता है, लेकिन इसमें यहाँ ऐसा नहीं होता है। आई बात समझ में? ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आया? देखो, मून है वो मर्क्यूरी को दोस्त मानता है लेकिन मर्क्यूरी है वो मून को दुश्मन मानता है। ओके, यस सर। अगर इस तरह ओके, उसके बाद है मार्स सन मून और जुपिटर को दोस्त मानता है, मर्क्यूरी को एनिमी मानता है। न्यूट्रल मानता है वीनस सैटर्न राहु केतु को। उसके बाद है मर्क्यूरी है वो सन और विनस को फ्रेंड मानता है, मून और केतु को दुश्मन मानता है। मार्स जुपिटर सैटर्न राहु को न्यूट्रल मानता है। जुपिटर है वो सन मून मार्स को मित्र मानता है, मर्क्यूरी विनस राहु को दुश्मन मानता है। सैटर्न और केतु को उसके लिए न्यूट्रल है उसके लिए। विनस है वो मर्क्यूरी सैटर्न राहु को मित्र मानता है, एनिमी है उसके सन और मून। मार्स जुपिटर केतु को वो न्यूट्रल मानता है। सैटर्न है वो मर्क्यूरी और वीनस और राहु को मित्र मानता है। सन मून मार्स सॉरी, यहाँ कुछ लोचा हो गया है, यहाँ राहु नहीं आएगा। इसमें डिलीट भी नहीं हो सकता है। इसका हम देखेंगे 2 मिनट। हाँ, हमारे पास वैदिक 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 एस्ट्रोलॉजी की पीडीएफ होगी, इसमें आपको शायद मिल जाएगा। वो हटा देते हैं हम।
ये टेबल देखेंगे हम। आई बात समझ में। तो सैटर्न है वो मर्क्यूरी वीनस और राहु को दोस्त मानता है, मित्र मानता है। सन मून मार्स को दुश्मन मानता है। और मर्क्यूरी और जुपिटर न्यूट्रल है उसके लिए। राहु है वो वीनस सैटर्न को मित्र मानता है। सन मून मार्स को दुश्मन मानता है। मर्क्यूरी जुपिटर केतु उसके लिए न्यूट्रल है। उसी तरह केतु है वो सन और मार्स को दोस्त मानता है। वीनस और सैटर्न को दुश्मन मानता है। क्योंकि मर्क्यूरी जुपिटर मून एंड राहु ये इसके लिए न्यूट्रल है। आई बात समझ में। ओके, टेम्पररी रिलेशनशिप दिखते हैं। तो इसके लिए एक कुंडली आपको, एक कुंडली दिखानी पड़ेगी क्या। दिख रही है कुंडली अब। पूरी की पूरी 12 के 12 घर दिख रहे हैं अब। हाँ सर। ओके, तो अभी टेम्पररी फ्रेंडशिप का मतलब क्या है। टेम्पररी कौन किसका फ्रेंड है वो देखेंगे अब। तो मान लो कि आपको मंगल के टेम्पररी फ्रेंड और टेम्पररी दुश्मन अगर ढूंढने हैं अभी। ओके, तो ये मंगल जो घर में बैठा है ना, उसके आगे वाले तीन घर, मतलब ये घर, ये घर, ये घर, उसके आगे वाले तीन घर कौन कौन से हैं, ये और ये। और उसके पीछे वाले तीन घर, मतलब ये घर, ये घर और ये घर। इतने घर में, ये छह घर में जो भी सारे प्लैनेट बैठे हैं ना, वो उसके टेम्पररी मित्र है। और ये छह घर के अलावा जो भी सारे घर में जो प्लैनेट बैठे हैं, वो उसके टेम्पररी मित्र है, सॉरी दुश्मन है। तो टेम्पररी दोस्त है वो कौन हुआ, जुपिटर और राहु। और बाकी के सारे प्लैनेट, ये मर्क्यूरी, वीनस, सन, केतु, सैटर्न, मून, ये सारे प्लैनेट है वो उसके क्या हुए, टेम्पररी दुश्मन हुए। आई बात समझ में। सर ये हर एक कोई भी प्लैनेट के लिए होगा, सामने वाले तीन और पीछे वाले तीन हाँ मतलब फ्रेंड, टेम्पररी फ्रेंड होंगे। कोई भी प्लैनेट के लिए ये रूल होगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं जुपिटर मून का देखना है, तो मून के मित्र कौन होंगे, ये जुपिटर होंगे, राहु होगा। क्योंकि वो उसके आगे वाले तीन घर में आ रहे हैं। पीछे वाले तो तीन घर। ये 2 नंबर, 1 नंबर, 12 नंबर जो लिखा है वो मून के लिए फ्रेंड होगा। हाँ, ये 2 नंबर भी आएगा ना उसमें। 2 नंबर, 2 नंबर जो लिखा है वहां कोई प्लैनेट है ही नहीं ना।
हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो ये याद करो कि हमें ये क्या है, ये 2 नंबर जो लिखा है वो क्या है, वो राशि का नंबर है। हाँ। ओके। हाँ जी। सबसे पहले तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि ये 1 नंबर घर है, उसमें 2 नंबर राशि है। हम्म। Yes, yes, that's right. सबसे पहले तो ये सीखो कि आपको घर कैसे गिनना है। ओके, कि पहले तो यहाँ कोई प्लैनेट बैठा है तो उसके आगे वाले 3 कौन कौन से घर होंगे, ये और ये। आई बात समझ में? और उसके यस पीछे सर। पीछे वाले 3 घर कौन से होंगे, ये और ये। आ गया समझ में? सर ये 2 नंबर के घर में वो जो एल लिखा है वो क्या है? लग्न, लग्न घर, लग्न राशि बोलते हैं ना उसको, इसीलिए एल लिखा है। एल लिखा है, मैंने ओके। बोला था ना कि पहले घर को लग्न राशि बोलते हैं। ओके। मतलब प्रथम भाव और वृषभ लग्न। हाँ, वो सब लग्न है। ओके, बराबर। मतलब हाँ। ओके, तो अभी समझ में आ गया कि कोई भी प्लैनेट के आगे वाले 3 घर में और पीछे वाले 3 घर में जो भी प्लैनेट बैठे हैं ना, वो प्लैनेट के दोस्त है, और बाकी के जो घर बचे, वो घर में जो प्लैनेट है वो उसके दुश्मन है। ओके, तो सैटर्न के, अगर सैटर्न के दोस्त अगर मुझे देखने हैं तो ये देखो, इसके पीछे वाले 3 घर कौन कौन से, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। मतलब कि मर्क्यूरी, विनस, सन और केतु है, वो उसके दोस्त होंगे। उसी तरह आगे वाले घर में राहु, जुपिटर और मून है, तो ये भी इसके दोस्त होंगे। तो इसका दुश्मन सिर्फ कौन होगा, टेम्पररी दुश्मन मंगल होगा। ओके, क्योंकि वो बाकी के घर में आएगा। ओके। ये सब है ना, वो एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे। याद रखना, जो भी प्लैनेट एक एक दूसरे के साथ बैठे हैं ना, वो टेम्पररी दुश्मन बनेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही घर में बैठे हो। रूल क्या कहता है कि उसके आगे वाले 3 और पीछे वाले 3 दोस्त है, बाकी सारे घर में बैठे हैं वो दुश्मन है। तो मर्क्यूरी का विनस है वो टेम्पररी दुश्मन है, मर्क्यूरी का सन है वो टेम्पररी दुश्मन है, मर्क्यूरी का केतु टेम्पररी दुश्मन है। ओके, एज पर रूल। आई बात समझ में? क्योंकि ये प्लैनेट है वो उससे आगे भी, आगे वाले 3 घर में भी नहीं है और पीछे वाले 3 घर में भी नहीं है। सेम घर में है इसलिए। हाँ, तो सेम घर में जो होंगे वो प्लैनेट टेम्पररी दुश्मन होंगे बाय डिफॉल्ट। ओके, अभी पंचेधाम मैत्री ऐसा है कि मैथ्स में पढ़े हैं ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस, क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। याद है? यस सर। यस सर। पेन का स्पेलिंग क्यों ऐसा हो गया है? जगह पे ऐसा हो गया है।
ओके, तो फ्रेंड, अगर टेम्पररी फ्रेंड है और परमानेंट भी फ्रेंड है, ओके, तो वो क्या होंगे, क्लोज फ्रेंड बन जाएंगे। फिर एनिमी भी टेम्पररी है और परमानेंट भी एनिमी है, तो वो स्ट्रॉन्ग एनिमी बन जाएंगे। ओके, ये बात है। पहले ये देख लेते हैं, टेम्पररी एनिमी है और परमानेंट न्यूट्रल है, तो वो फिर क्या बनेंगे, पंचधा मैत्री में फिर एनिमी बनेंगे। फिर टेम्पररी एनिमी है और परमानेंट फ्रेंड है, तो वो न्यूट्रल बनेंगे। अब कौन सा बाकी रहा? फ्रेंड फ्रेंड आ गया, एनिमी एनिमी आ गया। ओके, फ्रेंड टेम्पररी आए, फ्रेंड टेम्पररी आएगा ना, बाकी है। फ्रेंड टेम्पररी है और परमानेंट न्यूट्रल है, तो फिर क्या होगा, फ्रेंड बनेंगे ना, फ्रेंड ही होगा। फ्रेंड बनेंगे। मतलब यहाँ देखना है हमें, फॉर एग्जांपल ये कुंडली में अगर हम देखते हैं कि ये कुंडली सर में वो आगे वाला एडिटेड चार्ट वापस दिखाइए ना, एक बार हम स्क्रीनशॉट निकाल। कौन सा, वो अभी लिखा जो प्लस करके, पंचधा मैत्री। ये हम्म। हम्म क्या? थैंक यू। ओके, फॉर एग्जांपल मतलब पंचधा मैत्री मतलब क्या कि ये दोनों का मिला के, परमानेंट और टेम्पररी दोनों को मिला के फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है, कि फाइनली वो दोस्त है कि दुश्मन है, उसे क्या कहते हैं, पंचधा मैत्री। आई बात समझ में? अभी इसका नाम क्यों पंचधा पड़ा, पंचधा मैत्री, पंचधा मुझे क्यों कुछ पड़ा? आइडिया है कि जैसे ये अलमारियां बनी हैं, तो ये कितनी बुक बनेगी, कितने की बनेगी, ये उसने बनवाया। ओके, क्योंकि इसमें पंचधा मैत्री इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें 5 तरह के टाइप्स आते हैं कि या तो क्लोज फ्रेंड होंगे, स्ट्रॉन्ग एनिमी होंगे, फ्रेंड होंगे, एनिमी होंगे, या तो न्यूट्रल होंगे। तो ये 5 तरह के जो रिलेशन है वो पॉसिबल है, इसीलिए इसका नाम पंचधा पड़ा। ओके, आई बात समझ में? यस सर। क्लियर? मैं यस सर। किसी एक प्लैनेट का करके दिखाता हूँ कि चलो हमें ये कुंडली में ये हमारे पास एक रेफरेंस कुंडली है, उसमें हमें देखना है कि ये प्लैनेट इसका क्या है, मतलब पंचधा में फाइनल आउटपुट में वो एक दूसरे के क्या बनते हैं, दोस्त बनते हैं या दुश्मन बनते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम सूर्य और विनस का देखते हैं। ओके, तो सूर्य और विनस है वो नेचुरली क्या है, सूर्य है वो विनस को क्या मानता है, एनिमी मानता है। अभी इस कुंडली में ये देखते हैं कि रियली में टेम्पररी वो एक दूसरे के क्या है, वो देखते हैं। ओके, सूर्य और विनस एक ही घर में बैठे हैं, मतलब टेम्पररी क्या हुए, दुश्मन हुए। हाँ या ना बोलो।
यस, हाँ टेम्पररी सर, दुश्मन भी बस है और टेम्पररी स्ट्रॉन्ग दुश्मन, एनिमी हो गए। परमानेंट भी दुश्मन, तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग परेशान एनिमी, होगी। स्ट्रॉन्ग एनिमी हो गए। स्ट्रॉन्ग एनिमी हो तो गए ये सर। क्या हुआ, एनिमी टेम्पररी है और परमानेंट भी एनिमी है, तो स्ट्रॉन्ग एनिमी है। स्ट्रॉन्ग एनिमी हो गए। ओके। तो आगे जाके जब प्रेडिक्शन वाला पार्ट आएगा तब समझाऊंगा कि इसका प्रेडिक्शन में क्या रोल है। ओके। तो अभी तो सिर्फ ये कंसेप्ट आपको समझना था कि ये कैसे देखते हैं कि ये मतलब कैसे डिसाइड करते हैं कि ये इसका दुश्मन है, न्यूट्रल है। ओके। अति दुश्मन है या अति दोस्त है, वो कैसे देखना है, वो सिर्फ देखना है। अभी हम नया टॉपिक हमारा नक्षत्र का है। ओके। नक्षत्र का तो एक राशि है ना, वो कितने डिग्री की होती है, 30 डिग्री की होती है। ओके। लेकिन वो एक राशि में अ, दो नक्षत्र और उसके आगे वाला थर्ड नक्षत्र के थोड़ा पार्ट होता है। ओके। क्योंकि एक नक्षत्र है वो कितने डिग्री का होता है, 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। ओके। तो एक राशि में कितने नक्षत्र आ सकते हैं, 2 नक्षत्र आ सकते हैं, क्योंकि एक राशि है वो 30 डिग्री की होती है। क्योंकि 13 13 प्लस 26 डिग्री प्लस 40 मिनट का हो सकता है। क्योंकि जैसे कि अश्विनी नक्षत्र है तो वो किसमें, अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है, वो किसमें आएगा, ये इसमें आएगा, 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक मेष के पार्ट में आएगा। उसके बाद देखते अभी मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ क्या आपको। फिर 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक मेष राशि है, उसके अंदर भरणी नक्षत्र आएगा। उसके बाद है 26 डिग्री 40 मिनट, मतलब कि अगर 60 मिनट हो तब एक डिग्री होता है। ओके। से 10 डिग्री तक वृषभ राशि में तीसरा नक्षत्र आता है, कृतिका नक्षत्र आता है। मतलब कि ऐसा कहता है कि हर नक्षत्र के जो है ना, हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं। कितने होते हैं, हम 4 पद, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि 4 पार्ट होते हैं। और हर पार्ट है वो कितना होता है, 13 डिग्री 20 मिनट को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो कितना होता है, देखो। तीन सौ तीस होता है, 330 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 डिग्री और 3 डिग्री 30 मिनट का होता है, मतलब। ओके। 3.5, नहीं 3.5 नहीं होगा। 10.25 × 4 करो तो आप, नहीं, तो भी नहीं हो रहा है। हाँ, 13.20 को हम डिवाइड करेंगे, 13.20 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 3.3, हाँ, 3.2। तो 3.30। हाँ, 3.30 डिग्री का होता है, या नहीं, थ्री एक पॉइंट पार्ट थर्टी होता है ना सर, हाँ। नक्षत्र का एक पार्ट 3.30 का। एक नक्षत्र में 4 पार्ट होते हैं। ओके। बट हमें बस इसमें कुछ मतलब नक्षत्र का इतना कोई ज्यादा रोल नहीं है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में।
केपी में है क्या सर? हाँ, केपी में है। तो आपको ये नक्षत्र के जो जो भी सारे गुण हैं वो देख लेने हैं। ओके, आपको गो थ्रू करना है कि ये नक्षत्र ऐसा होता है। इसमें एक बात बता दूं कि हर नक्षत्र का स्वामी भी होता है। ओके, तो वो नक्षत्र के जो गुण है ना, वो उसके स्वामी जैसे होंगे। जैसे कि अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है। ओके, तो अश्विनी नक्षत्र में किसके गुण आएंगे? क्योंकि अश्विनी नक्षत्र है वो मेष राशि में है, तो मेष का स्वामी मंगल है। तो मंगल का भी मंगल के भी थोड़े गुण आएंगे और केतु के भी आएंगे। ओके, आई बात समझ में? Right. हाँ सर। उसके बाद है भरणी नक्षत्र है, तो उसका स्वामी है, इसके नक्षत्र का स्वामी विनस है। और पर भरणी नक्षत्र है तो कौन सी सर राशि? ये मेष। जेंडर फीमेल लिखा है तो ये क्या है? मतलब इसमें भी ऐसा होता है कि ये राशि का जेंडर है वो फीमेल है। ओके, मतलब कि जो ये राशि भरणी, में मतलब जिसका जन्म हुआ है उसमें फेमिनाइन गुण आएंगे, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा ऐसा फीमेल जैसे हो सकता है। हाँ मतलब। हाँ। ओके, और उसी ये जो तरह आगे लिखा है मनुष्य, क्या ये इसका जो लिखा गण है। है वो मनुष्य है। अच्छा। मतलब गण गण भी, आएगा। हाँ चलो मैं ये सब से समझा देता हूँ। ओके, हाँ, हाँ। क्योंकि सर आगे भी पहले सन के प्लैनेट हुए थे, उसमें भी ये सारा सब कुछ लिखा है, पर वो नहीं मतलब कि सब मैं सिर्फ समझ। ये समझा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ। ओके, कि ये सबका मीनिंग हाँ क्या वही वही वही। है। आपको, क्योंकि नक्षत्र मतलब क्या है, एक थो मतलब कुछ नंबर के जो तारे हैं वो मिलके जो एक सिंबल बनता है एक तरह का, उसे ही नक्षत्र कहते हैं। ओके, तो इसका सिंबल मतलब वो नक्षत्र अगर आप आकाश में देखोगे तो इस तरह से हॉर्स हेड हो उस तरह से देखेगा, आपको हॉर्स का हेड हो उस तरह का उसका वो होगा। आई बात समझ में? यस सर। उसके बाद है रूलिंग प्लेनेट है केतु। तो वो तो आपको मालूम है कि जैसे राशि का एक स्वामी होता है उसी तरह यहाँ नक्षत्र का भी स्वामी नक्षत्र का होता है। भी। जेंडर है मेल। ओके, ओके। तो मतलब कि थोड़े मेल मेल जैसा ज्यादा होगा। उसके बाद है गण है देवा। तो गण है वो तीन तरह के होते हैं, देव, राक्षस या मानव। तो देव अगर देव देव की तरह है तो ऐसे लोग बहुत शांत स्वभाव के, मतलब देव तरह की, देव जैसे होते हैं वैसे ही होंगे। ओके, लेकिन जैसे देव है ना, फिजिकली वीक होते हैं ये लोग। आप देखना कि जब भी अ, आप देखना पुरानी सीरियलों में देखना आप कि जो देवराज इंद्र थे वो मोस्टली राक्षस के सामने हार ही जाते थे। तो वो वाले देव है, आपको वो वाले देव को ओके, उनको ध्यान में रखकर करना है कि वो शांत थे लेकिन फिजिकली वीक होते हैं। मतलब देखो जो देव नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ होता है वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं लेकिन फिजिकली थोड़े वीक होते हैं। ओके, मेंटली एकदम शांत होते हैं, ओके। तो ऑब्वियसली पढ़ने लिखने में होशियार होंगे। ओके, उसके बाद है इसका गुण है रजस रजस रजस। ओके, मतलब कि जैसे हम सात्विक, राजसिक और तामसिक वाला जो है ना, उसमें ये राजसिक है उस तरह से। आई बात समझ? और उसके बाद है प्रेसिडिंग डेटी, तो मतलब ये इसके, 3 बार क्यों लिखा है सर? नहीं एक ही बार देख आपको कंसीडर करना है। एक ही बार कर देता हूँ, राजसिक ही आएगा। उसका डेटी है अश्विनी कुमार। मतलब इनके भगवान है, मतलब कि ऐसे अगर ये नक्षत्र में जिसका भी जन्म हुआ हो उनको अश्विनी कुमार देवता है। उनकी अ, अगर उनकी पूजा करें तो इनके लिए ज्यादा अच्छा है। या फिर और मीनिंग ये भी होता है कि आप देखना कि अश्विनी कुमार थे वो किस किस लिए फेमस थे मालूम है आपको? अश्विनी कुमार नहीं सर। हीलिंग के लिए फेमस थे। ओके। महाभारत औषधि में वगैरह। औषधि और महा अश्विनी कुमारों ने ऑपरेशन भी किए थे। तो ये नक्षत्र में जिनका भी जन्म हुआ ना वो डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे हीलर बन सकते हैं।
अच्छे सर्जन बन सकते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर। उसके बाद है एनिमल, है मेल हॉर्स, मतलब कि ये लोग घोड़े जैसे होते हैं, तो ये लोग घोड़े जैसे फुर्तीले होते हैं ये लोग। हम्म, हम्म, हम्म। ओके। और ये तो है कि मतलब राशि में, मतलब कहाँ से कहाँ डिग्री तक इसका पार्ट है वो है। आई बात समझ में? हम्म। भरणी है, इसका सिंबल है योनि। ओके। आकाश में उसी तरह से दिखाता है, और इसी तरह से ये लोगों को सेक्स में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। भरणी नक्षत्र में जिनका भी जन्म हुआ हो, वो लोग, ऐसे लोगों को। रूलिंग प्लैनेट इसका वीनस है, जेंडर इसका फीमेल है, गण इसका मनुष्य है, गुण है वो इसका रजस आएगा, और डेटी है उसका यम आएगा, एनिमल है वो एलिफेंट आएगा। मतलब ये लोग हाथी की तरह, जैसे हाथी होता है ना शांत होता है, उसी तरह ये लोग शांत होते हैं। ओके, बाकी सारे आप अपनी तरह से देख लेना, मैंने यहाँ जो जो है वो आपको समझा दिया। ओके, इसी तरह से होगा। जैसे देखो ये राक्षस है, जो मनुष्य होगा वो ना ही देव की तरह होगा। ओके, मतलब वो जब भी जरूर पड़े तब वो राक्षस बन जाएगा, जब जरूरत पड़े तब देव की तरह बिहेव करेगा। राक्षस कैसे होते हैं? यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि वो राक्षस जैसे होंगे ये लोग। राक्षस यहाँ मीनिंग ये है कि ये लोग फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होंगे और मेंटली थोड़े वीक होंगे। राक्षस का मीनिंग मतलब यहाँ, ओके, इस तरह से नहीं लेना है कि ये राक्षस जैसे होंगे। आई बात समझ में? हाँ सर। तो आप देखना कि कुछ लोग होते हैं ना, ये ऑलवेज झगड़ा करने के लिए रेडी होते हैं। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? जो राक्षस, अगर उनका गण है वो राक्षस होगा, नक्षत्र उनका राक्षस वाला, तो वो फिजिकली हाथापाई करने के लिए रेडी होते हैं। ओके। हेलो सर। हाँ बोलो। सर, डू वी नीड टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस नक्षत्रास? क्या नक्षत्र की? नक्षत्र के डिटेल में जाने का हमें जरूरत है, क्योंकि जनरल प्रैक्टिस में तो ये यूज नहीं ना होती इतना। नहीं नहीं, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, नक्षत्र के सिर्फ नेचर को जान लो आप। ओके। कब हाँ। काम आएगा नक्षत्र का नेचर, काम आएगा आपको कि आपका कौन सा नक्षत्र में जन्म जन्म हुआ है, वो देखा जाएगा ना। आपने कहीं बहुत जगह पे ये क्वेश्चन ये सुना ही होगा कि आपका नक्षत्र कौन सा है, जन्म नक्षत्र कौन सा है आपका। तो उसी से पता चलता है वो गण क्या होता है, देवगण, राक्षस गण। हाँ वो शादी वगैरह के टाइम पे जो यूज कर देख हाँ हाँ चेक करते हैं। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। मतलब क्या होता है सर, देवगन का देवगन से नहीं जमता है क्या? क्या?
देवगन का देवगन से नहीं जमता है। देव है तो देव ही होना चाहिए सामने। अच्छा, अपोजिट नहीं होना चाहिए, मतलब देव का राक्षस के साथ नहीं नहीं, चलता है सब। राक्षस, हाँ, राक्षस का देव के साथ नहीं चलेगा। और मनुष्य का सबके साथ चलेगा। हम्म। सर इतना सारा एडिट किया है तो आप एडिटेड फाइल देंगे हम। हाँ, देना ही है, बोला तो था मैंने। फिर से मिलेगा ना, अपडेट हो गए। तो हमको न्यूमरोलॉजी का मिला था क्या अपडेटेड फाइल से? न्यूमरोलॉजी का क्यों मिलेगा, हम तो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं ना। ये पहला क्लास किया था जो मैंने, क्या पहले? पहले क्लास का मिला था क्या अपडेटेड फाइल? कौन से पर आपने न्यूमरोलॉजी, आप प्रेडिक्शन ट्रिक की बात कर रहे हो शायद। हाँ हाँ, राइट राइट। प्रेडिक्शन ट्रिक बोलो ना। उसमें इतना ज्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं था, इसलिए मैंने अपडेटेड नहीं दिया था। उसमें ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं था, इसलिए मैंने नहीं दिया था अपडेटेड। ओके। यहाँ देखो आप कितने ज्यादा चेंजेस हुए, तो यहाँ देना पड़ेगा। उसमें ऐसा कोई चेंजेस नहीं था बड़ा। सर नक्षत्र जानने तो जरूरी है ही ना, क्योंकि कई बार मूल नक्षत्र भी कहे जाते हैं, कुछ होते हैं तो। क्या बोल रहे हो? मैं कह रही हूँ नक्षत्र की बेसिक तो जानना जरूरी है ना, क्योंकि कई बार मूल नक्षत्र भी होते हैं, जैसे आश्लेषा वगैरह है, रेवती नक्षत्र आई थिंक है, तो उन मतलब तो हमें वो जानना तो जरूरी है ही ना सर, किस नक्षत्र में हुए हैं पैदा और किसका प्रभाव ज्यादा है। हाँ, वो तो मतलब मैं आगे बताऊंगा। मतलब अभी ये तो नक्षत्र का इतना ही है, पर आगे आएगा ना कुछ बेड बेड योगा है ना, बेड योगा का हम, हाँ बेड सर। योगा एंड गुड योगा का जब स्टडी करेंगे तब हम बताएंगे कि ये नक्षत्र में जन्म हुआ है तो कुछ ऐसे योग बनते हैं। तो वो टाइम पे हाँ सर। फिर देखेंगे। पर अभी तो ठीक। मतलब इतना ही इनफ है। तो फिर वो टाइम पे हम देखेंगे कि अगर किसी का जन्म है वो ये नक्षत्र में हुआ है तो ये योग बनता है। उस तरह से वहां देखेंगे। हाँ सर। ओके। बट फिलहाल तो अभी यहाँ इतना। ओके, अभी देखते हैं एस्पेक्ट। हर प्लैनेट के कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं, तो सन, मून, मर्क्यूरी और विनस, ये चार प्लैनेट है, उसके इतनी दृष्टियां होती है। एस्पेक्ट मतलब क्या, दृष्टि, कितनी दृष्टि होती है, तो ये चार प्लैनेट की इतनी दृष्टि होती है। सेवन मतलब अपने घर से सातवें घर पे दृष्टि डालते हैं। हालांकि बाय डिफॉल्ट सारे प्लैनेट है ना वो सातवें घर पे दृष्टि डालते ही है। देखो आप, जुपिटर में भी सेवन है, मार्स में भी सेवन है, सैटर्न में भी सेवन है, उसी तरह राहु केतु में भी सेवन है। ओके। मतलब अपने घर पे रहेगा लेकिन उसकी दृष्टि पांचवें घर पे, सातवें घर पे, नौवें घर पे होगी, ऐसा हाँ, कहना होगा सर। उसी तरह देख लो आप, हर प्लैनेट की दृष्टि क्या है। जुपिटर पांचवें सातवें नौवें पर, मंगल है वो चार सात आठ पर, सैटर्न है वो तीन सात दस पर, राहु केतु है वो पाँच सात नौ पर। ओके। तो आप देखते हैं कि तो ये तीन प्लैनेट है ना उनको एक स्पेशल दृष्टियां मिली है। जुपिटर के पास मतलब सारे प्लैनेट के पास पांच और नौ तो है ही, लेकिन जुपिटर, मार्स और सैटर्न के पास एक्स्ट्रा दृष्टि है। जैसे कि जुपिटर के पास एक्स्ट्रा दृष्टि कौन सी है, पांच और नौ है। मंगल के पास चार और आठ है। सैटर्न के पास तीन और दस है। आई बात समझ में? और राहु केतु? राहु केतु के पास पाँच सात नौ है।
ओके। सर ये कहाँ से देखना है? सॉरी, समझो कि लग्न चार्ट में कहीं भी बैठे हो मार्स, तो वहीं से देखना है 4, 7, 8 मार्स का। हाँ, मैं बताता हूँ कैसे देखना है, बट अभी ओके। ये समझा देता हूँ कि क्यों जुपिटर है हाँ। 5वें और 9वें घर पे क्यों दृष्टि ओके। डालता है। ओके, क्योंकि 5वां घर होता है पुत्र का होता है, तो जुपिटर पुत्र का सुख देना चाहता है, इसीलिए जुपिटर है वो 5वें घर पे दृष्टि डालता है। मतलब कुंडली के 5वें घर में ऐसा नहीं, लेकिन अब वहां जो जहां बैठा है वहां से 5वें घर में। यहाँ ऐसा मत समझ लेना कि कुंडली में बाय डिफॉल्ट जो 5वां घर होता है या कुंडली का जो 9वां घर होता है उस पे दृष्टि डालता है, ऐसा नहीं। वो जहां बैठा है वहां से 5वां घर गिनना है, और जहां बैठा है वहां से 9वां घर गिनना है। ओके। उसी तरह जुपिटर है वो 9वें घर पे क्यों दृष्टि डालता है, क्योंकि वो लक भी देना चाहता है। 9वां घर क्या है, लक का है। ओके। उसी तरह मंगल है वो क्यों चौथे घर पे दृष्टि डालता है, क्योंकि चौथा घर क्या है, अपना नेटिव प्लेस है, और मंगल को अपना नेटिव प्लेस और अपनी धरती माँ बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मंगल है ना। मंगल क्या है, सेनापति है, और मंगल वाले मोस्टली आर्मी में पुलिस में जाते हैं। तो आर्मी का भी काम ऐसा ही होता है ना, अपनी माता का रक्षा, अपनी धरती माँ का रक्षा करना। ओके, इसलिए मंगल है वो चौथे घर पे दृष्टि डालता है। तो जहां से बैठा है वहां से चौथा घर। हाँ। फिर मंगल है वो 8वें घर पे, 7वें घर का तो हमें रीजन गिनना ही नहीं, क्योंकि सब प्लैनेट है वो 7वें घर पे तो बाय डिफॉल्ट डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि वो जहाँ खड़े हैं तो ऑब्वियसली वो सामने तो देखेंगे ही, बाय डिफॉल्ट देखेंगे सब सामने। अभी आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ, ओके, गलती से मतलब बाय डिफॉल्ट आपकी नजर है वो सामने तो जाएगी ही जाएगी। ओके, तो ये पर जो अलग दृष्टि है वो क्यों ये जगह पे जा रही है वो हमें देखना है। 8वें घर पे क्यों, क्योंकि 8वां घर क्या है, बहुत बड़े चेंजेस का है, बहुत बड़े बदलाव का है। ओके, तो मंगल भी यही चाहता है कि बहुत बड़ा बदलाव हो, बहुत बड़ा चेंजेस हो। ओके, इसलिए 8वें घर पे दृष्टि डालता है। उसके बाद है सैटर्न है वो तीसरे घर पे क्यों दृष्टि डालता है, क्योंकि तीसरा घर है वो मेहनत का है, और शनि का काम क्या है, मेहनत करना। और उसके बाद 10वें घर पे भी क्यों डालता है, क्योंकि 10वां घर क्या है, कैरियर का है, प्रोफेशन का है, और सैटर्न चाहता है कि कैरियर और प्रोफेशन बहुत स्ट्रांग बने। ओके, क्योंकि सैटर्न का काम क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, ये चीजों पे फोकस है सैटर्न का। ओके, तो उसके लिए कैरियर स्ट्रांग बनानी पड़ेगी, इसलिए 10वें घर में दृष्टि डालता है। ओके, राहु केतु है वो बाय डिफॉल्ट वो जुपिटर को फॉलो करते हैं, कि जुपिटर जैसे करते हैं हमारे, ओके, गुरुदेव जैसा करते हैं वैसा हम करेंगे। ओके, इसलिए वो भी उसी तरह से दृष्टि डालते हैं। आई बात समझ में? अब देखते हैं, मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये दृष्टि डालेंगे। दिख रहा है? हाँ सर। तो सबसे पहले देखते हैं जुपिटर का देखते हैं। तो जुपिटर कौन कौन सी दृष्टि थी, 5वीं 7वीं और 9वीं, है मैं राइट? यस। यस सर। तो यस सर। जुपिटर जहाँ बैठा है ना वहाँ, मतलब जो जहाँ बैठा है ना वहां से ही वो पहला घर माना जाएगा, मतलब कि ये पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, मतलब कि जुपिटर है वो यहाँ ये कुंडली में तीसरे घर पे दृष्टि डाल रहा है, तीसरे घर पे अपनी 5वीं दृष्टि डाल रहा है। आई बात समझ में? यस यस सर। सर। अभी यहाँ से हम, ये 5वां घर हो गया, तो यहाँ से ये हम्म। 6ठा और ये 7वां, मतलब कि यहाँ 7वां। ये कुंडली में 5वें घर पे अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहा है जुपिटर। ओके, ये 7वां हो गया, तो आगे बढ़ेंगे, ये 8वां और ये 9वां, मतलब कि जुपिटर है वो ये कुंडली में 7वें घर पे अपनी 9वीं दृष्टि डाल रहा है। आई बात समझ में? यस सर। उसी तरह हम मंगल का देखते हैं। तो मंगल का ये पहला, यहाँ से पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब कि ये कुंडली में 5वें घर पे मंगल अपनी चौथी दृष्टि डाल रहा है। यहाँ चौथा घर हो गया, तो ये 5वां, 6ठा और 7वां, मतलब 8वें घर पे अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहा है, तो ये 7वां, 7 से 8, मतलब यहाँ 9वें घर पे अपनी 8वीं दृष्टि डाल रहा है। आई बात समझ में? यस सर। हाँ सर। अभी शनि का देखते हैं। तो शनि है वो
ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तीसरा। मतलब कि यहाँ ये हुआ कि शनि की दृष्टि है वो 11वें घर पे जुपिटर पे पड़ रही है। आई बात समझ में? हाँ सर। यस सर। तो यह क्या हुआ, ये बुरा हुआ, सैटर्न ने जुपिटर पे दृष्टि डाली, मतलब जुपिटर जो अच्छा प्लैनेट था उसको बुरा बना दिया। राइट, राइट सर। ओके, यहाँ जुपिटर है वो थोड़ा डैमेज होगा। हम्म, अगर अच्छे प्लैनेट की दृष्टि बुरे प्लैनेट पे पड़ती है तो वो बुरा है वो डैमेज, हो जाता है। एफ्लिक्टेड हो जाते हैं ऐसा हाँ, कह सकते अभी यहाँ ये तीसरा हुआ तो यहाँ से हम सातवां गिनेंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो मतलब कि ये घर पे सातवीं दृष्टि है शनि की। फिर यहाँ से आठवां, नौवां और 10वां, तो 10वीं दृष्टि, मतलब ये सारे प्लैनेट पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, 10वीं। हैं। ओके, बस शनि में ऐसा है कि शनि में जो तीसरी दृष्टि होती है वो बहुत बुरी मानी जाती है। ओके, क्योंकि उसे तिरछी नजर बोलते हैं। वक्री। हाँ, ओके, तिरछी या रेट्रो रेट्रो एस्पेक्ट होता है ये सैटर्न का तीसरा जो होता है वो, और वो सबसे बुरा माना जाता है। मतलब कि आपकी कुंडली में भी आप चेक करना कि सैटर्न की दृष्टि, तीसरी दृष्टि जो घर पे पड़ रही है वो घर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। वो घर रिलेटेड लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और 10वीं सर तो, दृष्टि। हाँ सर बोलिए। हाँ, बोलिए। सर नहीं, जैसे मैं ये पूछ रही थी, जैसे अगर मैं जैसे शनि की तीसरी दृष्टि अगर छठे हाउस में पड़ रही है तो वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा, हाँ। क्योंकि शनि खुद फोर्थ हाउस में बैठे हैं। हम्म। और तो फोर्थ हाउस से उनकी तीसरी दृष्टि पड़ती है सिक्स्थ हाउस में, तो हम्म। उस इंसान की हेल्थ को वो अफेक्ट करेगा। हाँ। ओके। ओके, मैं क्या कहने जा रहा था? सर आप टेंथ हाउस का बता रहे थे। शनि की तीसरी दृष्टि जिस घर में जाती है वो बुरी सैटर्न मानी का जाती टेंथ है। हाउस बता रहे थे आप, थर्ड बताने के बाद। नहीं नहीं, मैं, हाँ हाँ, सॉरी, ये 10th, 10वीं दृष्टि होती है ना वो, अ, उस वो जो घर पे पड़ती है ना वो घर पे, तो मतलब 40 साल या 45 ईयर्स के बाद उसमें और अच्छा देखने को मिलता है आपको, मतलब थोड़ा ग्रोथ देखने को मिलता है आपको। शनि की दृष्टि। हाँ, 10वीं दृष्टि, मतलब 10वीं दृष्टि उस तरह से 40 साल के बाद या 45 ईयर्स के बाद अच्छी होती है। शनि की 10वीं दृष्टि। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 10वीं दृष्टि 5वें घर पे पड़ गई तो ऐसे लोगों को 40 साल के बाद बच्चा होगा। ओके, या फिर कि हमारे इंडिया में होता है ना कि पुत्र संतान की वो वो होता है, चाहत होती है, तो उनको ऐसा होगा कि अ, एक बच्चा हो जाएगा 40 साल पहले, पर उनको जो पुत्र संतान होगा वो 40 साल के बाद या 45 ईयर्स के बाद होगा। ओके, उस तरह से। आई बात समझ में? पर मतलब दो बच्चों में गैप होगी ज्यादा। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा। तो फिर मतलब तो, हाँ। सैटर्न सैटर्न की तीसरी दृष्टि वाली है ना, उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब बहुत मेहनत करोगे तो ही वहाँ अच्छा फल मिलेगा। बहुत ही सहना पड़ेगा आपको। हाँ, बोलिए कुछ और। सर, हाँ सर मैं ये बोल रही थी कि जैसे फिर आपने बताया कि सैटर्न की टेंथ मतलब 10वीं दृष्टि जहाँ पड़ती है जैसे, तो उसको संतान प्राप्ति लेट होती है। अगर वही दृष्टि, उसकी 10वीं दृष्टि अगर टेंथ हाउस में पड़ रही हो फोर्थ हाउस से, तो करियर वाले इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो नहीं, जिस घर को 10वीं, वो देख रहे हैं। चौथे चौथे घर से दृष्टि नहीं पड़ेगी ना, सातवें चौथे घर से तो सातवीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर पे। हाँ सातवीं पड़ेगी, ओके, सात आठ नौ दस। तो 10वीं उसकी जैसे अगर लग्न पे पड़ रही है, हाँ, तो लग्न फिर तो उसको उस जो जिस घर पे पड़ रही है उस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ना। हम्म। जैसे लग्न में पड़ रही है तो सेल्फ से रिलेटेड चीजों में प्रॉब्लम होगी। हाँ, मतलब कि उनको ऐसा लगेगा कि ऐसे केस में तो उनको ऐसा ही लगेगा कि 40 साल के बाद उन्होंने जीवन जीना स्टार्ट किया हो, ऐसा लगेगा उनको, 45 फिर ईयर्स। बहुत लेट हो जाता है। हाँ, अरे,
ठीक है सर। हम्म। तो ये आज हमारा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो पहला पार्ट है, इस तरह से वो पूरा हो गया। ओके, तो आपको पहला पार्ट है वो अब अपडेट होके मिलेगा। तो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इस तरह से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होंगे। ओके, इस तरह से अभी मैं इसका अपडेट नाम रख देता हूँ। June 24 कर देता हूँ। ओके, सीक्वेंस ही कर दो ना सर, अपडेट 1, अपडेट 2, अपडेट 3, तो नहीं नहीं, सीक्वेंस अभी अभी June 24 ही करता हूँ मैं। ये फिर अभी June 24 चल रहा है इसलिए। ओके, तो अब जो June 24 वाली है वो फाइनल आपको गिनना है। ओके, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं भेजूंगा। ओके, आप सर एक शनि की तीसरी दृष्टि के बारे में पूछना था, पूछ सकता हूँ? क्या बोल रहे हैं? हाँ, पूछो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी का चार्ट देखें सर, और उसमें शनि की तीसरी दृष्टि जो आपने बताई खराब होती है, तो तीसरी दृष्टि समझो कि फॉर एग्जाम्पल कोई कंजक्शन बन रहा है उसमें पड़े तो भी अफेक्ट करेगा। लाइक सूर्य बुध की युति हो या गुरु चंद्र की गज केसरी योग हो, तो डैमेज करेगा वो। हाँ बुधादित्य योग हो। हाँ हाँ, डैमेज होगा। ओके। ओके सर। ओके, उसके तो बाद है मेरे हमारा। लिए तो ये सब बिल्कुल मतलब कॉन्सेप्ट ही नया है, ये एस्ट्रोलॉजी का। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा हम्म समझने में प्रॉब्लम होता है, तो जब हम करेंगे तभी पता चलेगा हम्म क्योंकि पहले से बिल्कुल ही पता नहीं था ना कि ये सब क्या है। हम्म उसके उसके बाद है पंचांग है। ओके, मतलब इसकी बहुत जरूरत नहीं है आपको। हमें मतलब एस्ट्रोलॉजी में हम जो हम जो सीख रहे हैं उसमें इसकी बहुत जरूरत नहीं है। ये अगर हमें मुहूर्त निकालना और वो सब सीखना हो तो उसकी जरूरत है। हम्म। ओके, लेकिन हमारे कोर्स में मुहूर्त निकालना वो नहीं है। ओके, तो इसको सर हमें क्या बहुत। पंचांग देखना और मुहूर्त निकालना आप सिखाते हैं? क्या? पंचांग देखना और मुहूर्त निकालना आप सिखाते हैं? नहीं, उसके लिए तो फिर अलग अलग से कोर्स ही डिजाइन करना पड़ेगा पूरा, 10-12 दिन का। उसमें इतना कर टाइम लग। दीजिए बाद में। हम्म, ओके। तो पंचांग नाम कैसे पड़ा? क्योंकि पंचांग में 5 चीजें हैं वो देखी जाती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें आज का पंचांग कहते हैं ना, कि आज का पंचांग क्या है, कहीं ना कहीं सुना होगा आपने। तो हाँ पंचांग हाँ। में 5 चीजें देखी जाती है कि आज कौन सा वार है। हम्म। ओके, उसके बाद आज कौन सी तिथि है, दूसरी चीज ये देखी जाती है। ओके। उसके बाद देखा जाता है कि आज कौन सा करण है। ओके। ओके, तो इतने तरह के करण होते हैं। उसके बाद आज कौन सा योग है। ओके। इस तरह से टोटल 27 योग होते हैं। और लास्ट में सर आज यो देखो अभी, और लास्ट में आज कौन सा नक्षत्र है। ओके, तो ये 5 चीजों की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है। ये 5 चीजें पंचांग में देखी जाती है, तो इस तरह से पंचांग नाम पड़ा। चार के 5 अंक। हाँ, पंचांग के 5 अंग है ये। सर एक बात सवाल, ठीक, करण हाँ, नक्षत्र। बोलो। ये जो पंचांग के मुहूर्त निकलेंगे ये सब ह्यूमंस के लिए जैसे होंगे या हर एक के बर्थडे के अकॉर्डिंग वो मुहूर्त चेंज होंगे या? समझा नहीं क्वेश्चन आपका।
मतलब जैसे अभी शादी का मुहूर्त निकालना है, तो जिनकी शादी है उनके अकॉर्डिंग मुहूर्त निकलेगा या वो मुहूर्त सबके लिए सूटेबल रहेगा? नहीं, पहले तो एक कॉमन, वहाँ मैरिज के लिए कैसा होता है, कॉमन निकलता है कि ये तारीख को सबके, मतलब उसमें एक कॉमन पहले तो निकलता है कि उसमें कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके बाद फिर जो वर है और वधू है, मतलब जिनकी शादी हो रही है दोनों पार्टनर की, उनका भी, उनकी जो राशि है उनकी राशि से भी मैच किया जाता है, ओके। और उसके साथ भी मैच होना चाहिए तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि अ, ये अभी जून महीना चल रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो कि जून महीना में 10 दिन ऐसे निकले कि वो 10 दिन पे आप शादी कर सकते हो, लेकिन वो 10 दिन में ऐसा नहीं है कि जिनकी मेष राशि हो, मेष राशि वाले वो 10 के 10 दिन शादी कर सकेंगे, ऐसा नहीं होता है। ओके, उसमें ऐसा होगा कि वो मेष राशि वाले हैं उसमें से 3-4 दिन ही शादी कर सकते, 3-4 दिन ही शादी कर सकते हैं। उसी तरह, तो ऐसे ही राशि के अकॉर्डिंग सब लागू होता है, मतलब अपनी हाँ, राशि के ओके, लिए क्या तो सूटेबल है वो देख के। इस इस तरह से देखा जाता है, मतलब मैरिज का है वो इस तरह से देखा जाता है। और फिर दुकान शुरू करना है या कुछ गाड़ी लेना है तो उसके मुहूर्त हाँ, मतलब दुकान शुरू कर, सबके लिए समान रहेंगे। नहीं, दुकान शुरू करना है उसके लिए फिर वो अलग होता है ना, उसके लिए वो फिर नहीं आता, क्योंकि मैरिज मैरिज के मुहूर्त ये निकला, लेकिन उसके लिए मुहूर्त अलग होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी देखो चातुर्मास स्टार्ट होगा, चातुर्मास मालूम है ना? हाँ मालूम है सर। तो ऐसा कहा जाता है कि चातुर्मास में कोई भी अच्छे काम नहीं किए जाते। ओके, तो बाय डिफॉल्ट शादी शादी का मुहूर्त तो निकलेगा ही नहीं। राइट। ओके, इसी तरह आप जो भी अच्छे काम करना चाहते हो उसका भी मुहूर्त नहीं निकलेगा। आप कहते हो दुकान खोलनी है तो उसका नहीं निकलेगा। गृह प्रवेश करना है, नहीं होगा। ओके, कौन नहीं, मैं पूछ रही हूँ ये सब इवेंट्स भी पर्सनलाइज किए जाते हैं? मुझे बस इतना ही आंसर चाहिए कि वो, पर्सनलाइज होता है या कॉमन होता है। नहीं, वो तो कॉमन होता है। सिर्फ शादी का होता है ना, शादी का वो ही पर्सनलाइज होता है। पर्सनलाइज। ओके। ओके, ओके, आज के क्लास को यही तक रखते हैं, देखेंगे आगे। ओके, कंटिन्यू करेंगे कल। थैंक यू। हम्म। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, तो कल मिलते हैं। ओके।